15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को हम सभी जानते हैं कि भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। आज़ादी मिली या सत्ता का हस्तांतरण हुआ, इस पर विवाद है अभी भी। अनेक लोगों का अलग-अलग मत है कि इस दिन सत्ता हस्तांतरण हुई है या फिर आज़ादी मिली है। हम सभी 15 अगस्त और 14 अगस्त के बारे में जानते हैं, जिसमें पाकिस्तान और भारत को अलग-अलग किया गया और आज़ादी दी गई। लेकिन इससे पहले 2-3 सप्ताह के बीच में क्या चल रहा था, उसके बारे में हम नहीं जानते। इन्हीं सब कड़ियों को जोड़ते हुए एक किताब लिखी गई वे 15 दिन। वो 15 दिन यानी कि 1 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 के बीच जो भी घटनाक्रम घटित हुई, उन सभी को एक सूत्र में पिरोकर एक लेखक हैं प्रशांत पॉल, जिन्होंने यह किताब लिखी। तो आइए हम जानना शुरू करते हैं कि 1 अगस्त 1947 को आखिर क्या चल रहा था। 1 अगस्त 1947 दिन था शुक्रवार, और यह दिन महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि इस दिन दो घटनाएं घटी जो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थी। इन दो घटनाओं में एक घटना थी महात्मा गांधी जी का श्रीनगर जाना। गांधी जी का यह पहला ही कश्मीर दौरा था। इससे पहले 1915 में, अर्थात जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और पहला विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने गांधी जी को कश्मीर आने के लिए व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था। उसमें महाराजा हरि सिंह की आयु केवल 20 वर्ष थी। लेकिन 1947 में तो यह सारा परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका था। अब इस समय महाराजा हरि सिंह और जम्मू कश्मीर प्रशासन को गांधी जी का दौरा कतई नहीं चाहिए था। स्वयं महाराजा हरि सिंह ने वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सभी दृष्टि से एवं स्वयं समग्र विचार करने पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी का प्रस्तावित कश्मीर दौरा इस समय रद्द कर दिया जाए। यदि उन्हें आना ही है तो वे शरद ऋतु समाप्त होने के पश्चात आएं। हम पुनः एक बार बताना चाहते हैं कि गांधी जी अथवा अन्य किसी भी राजनेता को कश्मीर की स्थिति सुधारने तक यहाँ नहीं आना चाहिए। कहा जाता है कि यह कुछ कुछ ऐसा ही था मानो मेजबान के इनकार करने के बावजूद कोई किसी के घर जाए। वैसे गांधी जी को इस बात की पूरी अनुभूति थी कि कश्मीर अब भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक नाक का सवाल बन चुका है। 29 जुलाई को कश्मीर के दौरे के लिए निकलने से पहले उन्होंने दिल्ली की अपनी नियमित प्रार्थना सभा में कहा था, मैं कश्मीर के महाराजा से यह कहने नहीं जा रहा हूं कि वे भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों, क्योंकि कश्मीर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार वास्तव में कश्मीरी जनता को है। उसी को यह तय करना चाहिए कि उन्हें कहाँ शामिल होना है, और इसलिए मैं कश्मीर में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करने वाला हूँ, यहाँ तक कि प्रार्थना भी। यह सब व्यक्तिगत रूप से ही करूंगा। गांधी जी रावलपिंडी मार्ग से होते हुए 1 अगस्त को कश्मीर के श्रीनगर में दाखिल हुए। क्योंकि इस बार उन्हें महाराजा ने निमंत्रण नहीं दिया था, इसलिए वे किशोरीलाल सेठ के घर ठहरे। उनका मकान भले ही किराए का था, परंतु बड़ा खास था। सेठी साहब जंगलों के ठेकेदार थे। ये साहब कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के नजदीक हुआ करते थे। परंतु इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला को महाराजा ने जेल में डाल रखा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनेक नेता कश्मीर से बाहर निकाल दिए गए थे। इन सभी नेताओं पर यह आरोप था कि शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में महाराजा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। गांधी जी के इस संपूर्ण दौरे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता उनके आसपास बने हुए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि कश्मीर के इस दौरे से पहले गांधी जी ने नेहरू के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर ली थी। कश्मीर में पंडित नेहरू के सबसे नजदीकी मित्र थे शेख अब्दुल्ला, जो कि जेल में बंद थे। हालांकि फिर भी शेख साहब की बेगम तथा अन्य अनुयायियों ने गांधी जी की सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम किया। कश्मीर में गांधी जी से आधिकारिक रूप से भेंट करने वाले पहले शासकीय व्यक्ति थे रामचंद्र काक। ये महाराजा हरि सिंह के अत्यंत विश्वास पात्र थे, कश्मीर के प्रधान थे। नेहरू की घृणा सूची में सबसे पहला स्थान रखने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि जब 15 मई 1946 में शेख अब्दुल्ला को उनकी कश्मीर विरोधी कारस्तानी के लिए जेल में ठूसा था, उस समय नेहरू ने उनका मुकदमा लड़ने के लिए वकील के रूप में कश्मीर आने की घोषणा की थी। तब इन काक महाशय ने नेहरू को कश्मीर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और मुजफ्फराबाद के पास नेहरू की गिरफ्तारी भी कर लिया था। तभी से रामचंद्र काक नेहरू को फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। रामचंद्र काक ने गांधी जी को महाराजा हरि सिंह का लिखा हुआ एक पत्र दिखा, जो कि सीलबंद था। वास्तव में यह पत्र गांधी जी से भेंट का निमंत्रण नहीं था। महाराज के हरि निवास स्थित आवास पर 3 अगस्त को यह भेंट होना तय हुआ। 1 अगस्त के दिन की दूसरी एक और महत्वपूर्ण घटना आकार ले रही थी, जिसके कारण आगामी अनेक वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप में असंतोष और अशांति रहने वाली थी। और यह घटना भी कश्मीर के संदर्भ में ही था। महाराजा हरि सिंह के नेतृत्व में जो कश्मीर राज्य थी वह काफी बड़ा था। सन 1935 में इसमें से गिलगिट एजेंसी नामक भाग अंग्रेजों ने अलग करके उसके ब्रिटिश साम्राज्य में जोड़ दिया। मूलतः देखा जाए तो संपूर्ण एवं अखंड कश्मीर एक तरह से पृथ्वी पर स्वर्ग ही है। इसके अलावा
सामरिक एवं सैन्य दृष्टि से कश्मीर बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था और आज भी है। 3 देशों की सीमाएं इस राज्य से मिलती थी। सन 1935 में दूसरा विश्व युद्ध भले ही थोड़ा दूर था, लेकिन वैश्विक स्तर की राजनीति में बड़े परिवर्तन होने शुरू हो गए थे। इसलिए कश्मीर को रूस से जोड़ने वाला जो भागधार था गिलगित, उसे ब्रिटिश सत्ता ने महाराजा हरि सिंह से छीन लिया था। और जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उस युद्ध में भाग लेने वाले सभी देश खोखले हो चुके थे। ब्रिटिश शासन ने भारत छोड़ने का निर्णय उसी समय ले लिया था। इस परिस्थिति को देखते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान नामक दुर्गम इलाके पर अपना नियंत्रण रखने में अंग्रेजों को कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने भारत को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता देने से पहले 1 अगस्त के दिन गिलगिट प्रदेश वापस महाराजा हरि सिंह के हवाले कर दिया। 1 अगस्त 1947 का सूर्योदय होते ही गिलगिट बाल्टिस्तान के सभी जिला मुख्यालयों में अंग्रेजी हुकूमत का यूनियन जैक उतारकर कश्मीर का राष्ट्रध्वज शान से फहराया गया। लेकिन इस हस्तांतरण के लिए महाराजा हरि सिंह कितने तैयार थे? कुछ खास नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस इलाके की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन ने गिलगिट स्कॉट नामक एक बटालियन तैनात की थी। इसमें कुछ अधिकारी ब्रिटिश थे, लेकिन अधिकांश सैनिक मुस्लिम थे। 1 अगस्त को गिलगिट के हस्तांतरण के साथ ही मुसलमानों की यह फौज भी महाराजा के पास आ गई। हरि सिंह ने ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को इस प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया और उनके साथ देने के लिए गिलगिट स्कॉट के लिए मेजर W.A. ब्राउन और कैप्टन S. मैथिसन नामक अधिकारी नियुक्त किया। गिलगिट स्कॉट का सूबेदार अर्थात मेजर बाबर खान भी इन लोगों के साथ था। यह नियुक्तियां करते समय महाराजा हरि सिंह को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि केवल 2 माह 3 दिन के भीतर ही संपूर्ण गिलगिट स्कॉट गद्दारी पर उतर जाएगा। वैसा हुआ और इस टुकड़ी ने ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को बंदी बना लिया। 1 अगस्त के दिन गिलगिट के हस्तांतरण ने भविष्य को महत्वपूर्ण घटनाओं का लेख पहले ही लिख दिया था। अखंड हिंदुस्तान की खंडित स्वतंत्रता जब देश की दहलीज पर खड़ी थी, उस समय पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर प्रचंड नरसंहार चल रहा था। स्वतंत्रता अर्थात विभाजन का दिन जैसे जैसे निकट आता जाएगा, वैसे वैसे यह नरसंहार बढ़ता ही जाएगा, ऐसा ब्रिटिश अधिकारियों का अनुमान था। इसलिए उन्होंने इस दंगों की आग को कम करने हेतु हिंदू, मुस्लिम और सिखों की सम्मिलित सेना का प्रस्ताव रखा। इसी के अनुसार पंजाब बाउंड्री फोर्स नामक सेना का निर्माण किया गया। इसमें 11 इन्फेंट्री शामिल थी। इस टुकड़ी में 50,000 सैनिक थे और इनका नेतृत्व करने के लिए 4 ब्रिगेडियर थे, जिनके नाम थे मोहम्मद अयूब खान, नासिर अहमद, दिगंबर बरार और थीमैया। 1 अगस्त के दिन चारों ब्रिगेडियर ने लाहौर में अनेक अस्थायी मुख्यालयों में पंजाब बाउंड्री फोर्स के बैनर तले अपना काम का प्रारंभ किया। लेकिन किसे पता था कि केवल अगले 15 दिनों में ही इस सम्मिलित सेना का लाहौर स्थित मुख्यालय धू धू कर जलता हुआ दिखाई देगा। इसी दौरान सुदूर कलकत्ता में एक नया नाटक चल रहा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई अर्थात शरद चंद्र बोस ने 1 अगस्त को कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। शरद चंद्र बोस एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे। 40 वर्षों तक कांग्रेस में रहकर ईमानदारी एवं जी जान से लड़ने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान थी। सन 1930 की ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में उनका उल्लेख भी है। शरद चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू में काफी कुछ समानताएं थी, जैसे कि दोनों का जन्म 1889 में हुआ, दोनों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई, दोनों ने वकालत की डिग्री इंग्लैंड में से ही प्राप्त की। युवा अवस्था में दोनों का विचार वामपंथ की तरफ झुकते थे। आगे चलकर दोनों ही कांग्रेस में सक्रिय हुए एवं दोनों का आपसी संबंध काफी अच्छे थे। लेकिन सन 1937 में यह समीकरण बदला जब बंगाल के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को सबसे अधिक 54 स्थान प्राप्त हुए। उसके बाद दूसरे नंबर पर कृषक समाज पार्टी और मुस्लिम लीग, दोनों को 37 सीटें मिली। बंगाल में कांग्रेस के नेता के रूप में शरद चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी और मुख्यतः नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस और कृषक समाज पार्टी को मिलकर संयुक्त सरकार स्थापना करनी चाहिए, परंतु नेहरू ने यह प्रस्ताव अनसुना कर दिया। सर्वाधिक सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा और कृषक समाज पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना ली। शेरे बंगाल के नाम से मशहूर AK फजलुल हक बंगाल के प्रधानमंत्री बने। उसी समय से कांग्रेस बंगाल में कमजोर होती चली गई। आगे चलकर 9 वर्षों के बाद इस गलती की परिणति मुस्लिम लीग के सुहरावर्दी जैसे कट्टर मुस्लिम व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने में हुई। सुहरावर्दी वह खुफिया व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में सन 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से 5000 निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार किया गया। घटनाएं शरद बाबू को व्यथित कर रही थी। उन्होंने समय समय पर इस संबंध में कांग्रेस नेतृत्व को, विशेषकर नेहरू को सूचित भी किया, परंतु इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। नेहरू इस पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी, जो जबलपुर में है, अधिवेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के रूप में सुभाष चंद्र बोस के विरोध में जबरदस्त कटु प्रचार किया था। उस कारण शरद चंद्र बोस को और भी चिढ़ जाना एकदम स्वाभाविक था। इन सारी घटनाओं के ऊपर एक और प्रहार हुआ। गांधी जी नेहरू द्वारा बंगाल के विभाजन को मान्यता दे दी गई।
जो कि शरद बाबू को कतई रास नहीं आया। इसलिए अंततः उन्होंने 1 अगस्त को अपने 40 वर्षीय कांग्रेसी जीवन से त्यागपत्र दे दिया। 1 अगस्त को ही शरद चंद्र बोस ने सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नामक पार्टी की स्थापना की एवं जनता को स्पष्ट रूप से बताने लगे कि देश का विभाजन एवं देश में जो अराजकता का वातावरण निर्मित हुआ है उसके पीछे साफ तौर पर नेहरू के नेतृत्व की विफलता है। 1 अगस्त भारत में घटने वाली प्रचंड एवं तीव्र घटनाओं का यह दिन अब शाम में ढलने लगा था। पंजाब पूरी तरह आग और हिंसा के हवाले हो चुका था। रात के उस भयानक अंधेरे में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के सैकड़ों गांव से उठने वाली आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 58,000 स्वयंसेवक पूरे पंजाब में हिंदू सिखों की रक्षा में दिन रात एक किए हुए थे। ठीक इसी प्रकार बंगाल में परिस्थिति भी अराजकता की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। स्वतंत्रता एवं उसके साथ ही विभाजन अब केवल 14 दिन दूर था।